हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपने आप को नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक लोगों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। और तो उनके काम का हो सकता है। और कई लोगों को लगता है कि पता नहीं, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझसे कभी गलती नहीं होती। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे क्या गलती हुई है किसी दूसरे देश के अंदर। इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, तो शायद काम का हो सकता है। और नहीं पल्ले पड़े तो स्किप कर जाना। और वीडियो, ये जो भी वीडियो, जब तक मैं ये भाषण दूंगा, जितना लंबा चलेगा मुझे मालूम नहीं, पर इसके बाद 5 मिनट का वीडियो जो होगा लास्ट में, वो होगा जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि 6 फरवरी से मैंने अपनी सोलो ट्रैवलिंग शुरू की है। पहले 7-8 दिन में, 8 दिन मैं मुंबई में रहा, 9 दिन मैं कलकत्ता में रहा। उसके बाद मैं थाईलैंड आया, तो बैंकॉक में 8 दिन रहा। 11-12 दिन मैं पतिया में रहा। पतिया से वापस बैंकॉक गया। बैंकॉक से मैं लाओस गया। लाओस की कैपिटल हम 3 दिन रहे, फिर वहाँ से वापस आए। ये सब तो ये आपको पता ही है। अभी मैं राइट नाउ आई एम इन पतिया। तो मैं अभी पतिया में हूँ। थाईलैंड का बड़ा शहर है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ और मेंटली नुकसान भी हुआ, जिसकी भरपाई मैंने फिर बहुत मुश्किल से करी है। तो कहते हैं कि जो नुकसान पैसों का हो, वो बहुत छोटा नुकसान होता है। पहले तो ये बात समझ लेना। और जो समस्या पैसों से हल हो जाए, वो समस्या सबसे आसान होती है। ऐसा मेरे एक मित्र ने कहा था और बात बिल्कुल सही है। अब हुआ ऐसा कि मैं यहाँ पर मैं 30 दिन का वीज़ा लेके थाईलैंड आया था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बैंकॉक को एक्सप्लोर करूँगा। मैं 8 दिन वहाँ रहा। मुझे बैंकॉक कुछ खास पसंद नहीं आया। मैं पतिया आया। पतिया मुझे बहुत माइंड ब्लोइंग लगा। शुरू के पहले दिन इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं गोवा से कंपैरिजन करता, पर धीरे धीरे फिर इसको समझा कि यहाँ क्यों यूरोपियंस आते हैं, क्या डिफरेंस है उनमें, ये सब समझने लगा। तो मुझे मालूम पड़ा कि पतिया तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखो, देखने वाले की नज़र के ऊपर है। अय्याश लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया अड्डा है, और बाकी जिसको जो देखना है वो उस हिसाब से देखता है। तो मैं पतिया में रहा। पतिया से जब मैंने जाना था, तभी अचानक ऐसा घटनाक्रम घटा कि मेरी अमजद से बात हुई। वो आना चाहता था, मैंने उसको टिकट भेज दी, वो आ गया यहाँ पे। तो उसकी वजह से मेरे 5-6 दिन और एक्सटेंड मुझे करने पड़ गए। तो जब हमने यहाँ एक्सटेंड किया और उसके बाद में फिर वो मेरे साथ बैंकॉक गया। उसने कहा मैं तेरे साथ ही वापस जाऊँगा। उसकी फ़्लाइट टिकट भी मेरे साथ ही हो गई थी। तो हम लोग सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। हम लोग ने यहाँ से 9 तारीख को चेकआउट कर लिया। हम बैंकॉक पहुँच गए। बैंकॉक से हमने बस लेके रात भर का सफ़र करके हम लोग लाओस बॉर्डर पे पहुँच गए। नेक्स्ट डे लाओस में एंट्री कर गए, लाओस की कैपिटल में। कहानी कहाँ बिगड़ेगी? कहानी एक दिन में नहीं बिगड़ी, कोई एक घटना नहीं घटी है। क्या हुआ कि मैंने अमजद को अकेले बुलाया था। उसको बहुत सारे मुद्दों पे मुझसे बात करनी थी। घूमने का ना उसका कोई भी इरादा था, और मेरा घूमने का तरीका बिल्कुल अलग है। और मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, और वैसे भी मतलब मैं किसी के साथ रह पाना वैचारिक तौर पे मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और मुझे तो वैसे भी लोग झेल नहीं पाते लोगों के हिसाब से। तो मुझे लगा कि शायद अमजद बचपन का दोस्त है, तो इसके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन आज तक कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इसके साथ में शायद जो भी अगले 15-20 दिन है, हमारी 20 तारीख की फ़्लाइट थी कि भी हम साथ में चले जाएंगे। हुआ ये कि अमजद के साथ कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि वो तो हर जगह मतलब कोऑपरेट करता रहा। मतलब हमारे बीच में किसी भी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। दिक्कत यहाँ पे आई कि अमजद के साथ एक शोर आया। जैसे उसकी फैमिली नाखुश थी कि वो ऐसे अकेले क्यों जा रहा है। और फिर यहाँ पर फ़ोन करके मेंटली जो भी बातचीत होती तो वो डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे उसकी और उसकी फैमिली के बीच में मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। पर वो शोर इनडायरेक्टली रूप में मेरे तक आ रहा है। जिन्हें मैं जानता नहीं, जिनसे मेरा कोई मतलब नहीं, उनके कन्वर्सेशन भी मेरे तक आ रहे हैं। तो मेरी जो पॉजिटिविटी ऑरा है, जिसको मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है और बहुत मुश्किल से मैंने प्रोटेक्ट किया, बहुत सारे अपने लोगों को भी ब्लॉक करके, उनसे रिश्ते नाते तोड़ के, तब जाके मैंने उसको बचाया। अगर मैं रिश्ते के लिहाज में जाता तो मैं नकारात्मक ज़िंदगी जीता। क्योंकि अब जो रिश्ते नकारात्मक है तो उनका मैं क्या करूं? अब मैं, अगर मान लो किसी का बाप नकारात्मक है या माँ नकारात्मक है, तो क्या करेगा वो आदमी? या तो रिश्ते के लिहाज में अपनी ज़िंदगी नर्क बना दे, या वो उनको ब्लॉक करे। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? कुछ रिश्तों को हम वैसे नहीं ब्लॉक कर सकते, मेंटली ब्लॉक करना पड़ता है। तो
उसके बाद मैंने एक अपने ऐसा पॉजिटिव ऑरा बनाया जिसमें मेरी बहुत ही लिमिटेड लोगों से बात होती है, बहुत ही 2-2 3-3 महीने में कभी कोई फ़ोन आता है या मैं करता हूँ, इस तरीके से चल रहा है सिलसिला। तो अमजद के आने के बाद वो शोर आया, वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव मोमेंट्स मेरे तक आने लगे। तो दिक्कत पहले दिन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि दिमाग नोटिस कर रहा है, अब आपके साथ में कोई बैठा है, व्यक्ति परेशान है, तो आपके ऊपर भी असर आएगा। वो किसी और से बात कर रहा है, वहाँ पे कुछ नोक झोंक हो रही है, आप नोटिस करोगे, आप रिएक्ट करोगे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं मतलब मैं नहीं चाहता कि भी बेकार की चीज़ों में मैं उलझूँ जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध अमजद तक था, उसके साथ डिस्कशन हो सकता है, ये तो ठीक है। करते करते ऐसा हुआ कि उसके बाद ना तो वीडियो ढंग से डल पाए, ना मेरी नींद पूरी हो पाई, और जो मैं सिस्टमेटिकली ज़िंदगी जी रहा था और जो सोलो ट्रैवलिंग में आकलन कर रहा था, वो ज़्यादा बातचीत होने की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं जुड़ रही थी। जब हम लाओस पहुँचे तो, और मेरी वाइफ ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। एडजस्ट मतलब कंफर्टेबल जोन वाला एडजस्टमेंट नहीं, वैचारिक तौर पे, मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लिहाजदारी में मैं हाँ में गर्दन नहीं ला सकता। तो पर उसको भी उम्मीद थी कि भाई ये तो बचपन के दोस्त है अमजद भैया, तो चलो भाई इनसे तो बन ही जाएगी बात। तो वो बड़ी खुश थी, उसी ने टिकट इसकी बुक करी, आने की भी मेरी फ़्लाइट में बुक करी। जब हम लाओस पहुँचे तब तक समझ लो घड़ा भर चुका था। अब लाओस को मुझे एक्सप्लोर करना था, और लाओस से हमें वियतनाम होते हुए कंबोडिया जाना था। तो वियतनाम जो है, आप कभी मैप में देखोगे तो बहुत ही लंबी कंट्री है, मतलब लंबाई में बना हुआ है। तो हम अगर डायरेक्ट लाओस से कंबोडिया जाएं तो वो बहुत लंबा बस सफ़र होता है, और वियतनाम को होते हुए जाएं तो वो और लंबा हो जाता है। वियतनाम की जो कैपिटल है हुनोई, वो थोड़ा सा मान लो लाओस के वियतनाम में एंटर करने का लेफ्ट में पड़ती है। फिर हुनोई से हो चिन में ही जाना पड़ेगा, जो कंबोडिया बॉर्डर के पास पड़ती है। फिर वहाँ से आप कंबोडिया में, तो मतलब हमारे 2 दिन भी लग रहे थे, और बहुत लंबा सफ़र था बस का। तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम वियतनाम की कैपिटल को स्किप करेंगे, और हम बाई फ्लाइट हम सीधा हो चिन मई, जो वियतनाम की एक सिटी है, वहाँ जाएंगे, बिग सिटी है। तो वियतनाम को भी देख लेंगे, और वहाँ से कंबोडिया में एंटर करके हमारा इरादा था कि कंबोडिया में ज़्यादा दिन बिताएंगे। वापसी तो हमारे को फिर थाईलैंड में आना ही था, क्योंकि थाईलैंड की हमारे पास वीज़ा ऑन अराइवल था ही। अब कहानी कहाँ बिगड़ी कि मेरी 3-4 दिन से नींद नहीं पूरी हुई। जो चीज़ें मुझे वीडियो में एडिट करना है, कोई भी वीडियो से रिलेटेड काम है, क्योंकि 3-4 चैनल पे मैं एक्टिव हूँ, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कुछ जो जैसे होता है ना मेरा, कि मैं पड़ा रहता हूँ। जैसे आज मैं सुबह से, कल शाम को मैं आया हूँ इस होटल रूम में, अभी तक मैं बाहर नहीं निकला हूँ, और आज निकलूंगा भी नहीं। अब रात हो रही है इस समय 9 बजे। अभी मैं थोड़ी देर में लाइव हो जाऊँगा दोबारा, इस बार जल्दी लाइव हो रहा हूँ, तो कल निकलूँगा। तो इस बीच में मैं अपने सारे काम निपटा लूँगा, पेपर वगैरह निपटा लूँगा। तो हुआ ये कि नींद इतनी हावी थी, और मैंने बोला कि यार लाओस में कुछ ज़्यादा खास देखने वाला नहीं है, चलो सुबह ही निकलते हैं, मतलब एक दिन के अंदर ही। और वाइफ ने बोला नहीं आप अब आराम से अपना सो, एक दिन जब आपको होटल मिल गया तो एक दिन बाद जाना। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसका दोबारा फ़ोन आया कि एक फ़्लाइट बुक हो रही है सुबह की, अगर आप कहो तो कर देती हूँ, सुबह सुबह निकल जाना, आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाना। फ़्लाइट थी सुबह 7:30 बजे की, और वियतनाम कंट्री जो है वो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देती है। तो पता नहीं मैंने क्या बोला कि जब भी मेरे अंदर एक नेगेटिव विचार आता है तो मेरा वो कुछ ना कुछ नुकसान करता है। आर्थिक नुकसान भी करता है, मानसिक भी करता है। मानसिक को रिकवर करने मुझे कुछ दिन जाते हैं, और आर्थिक नुकसान तो होता ही है जो होता है। तो एक ऐसा घटनाक्रम बना, जो अभी तक वो ये कह रही थी कि नहीं एक दिन रुक के आराम से रेस्ट करके, नींद पूरी करके, फ्रेश होकर के निकलना। और उसने कहा कि आप ना बस चले जाओ, सुबह एयरपोर्ट पे बैठ जाना, और फिर 7:30 की फ़्लाइट ले लेना, फिर आगे जो कंफर्टेबल सिटी है, कंट्री है, वहाँ पे आराम से वक्त गुजारना। अमजद ने भी यही बोला, और मैंने भी हाँ कर दी, जबकि ये मेरा स्टाइल ही नहीं है कि भाग भाग के ट्रैवलिंग तो मैं कभी करता ही नहीं। मैं तो एक जगह पे जाता हूँ, पड़ा रहता हूँ। सोचो बैंकॉक मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने 8 दिन बिता दिए वहाँ, मुंबई मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने 8 दिन बिता दिए वहाँ। तो ऐसा घटनाक्रम बना कि मैंने हाँ कर दी। हम दोनों की फ़्लाइट अभी आगे, आप इस वीडियो में वो फ़्लाइट टिकट भी देखोगे, हमने दोनों की कुछ 33,000 समथिंग की फ़्लाइट टिकट हो गई। और हमने 1 लाख की नीचे होटल मैनेजर को पहुँचे कैसे, क्योंकि रात को कोई बस नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई टुक टुक नहीं। तो हमने फिर होटल वाले को बोला, उसने कहा ठीक है मैं अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा, 1 लाख कीप लूँगा।
हमने कहा ठीक है, जबकि सिर्फ 5 किलोमीटर पे एयरपोर्ट था, पर हमने उसको दे दी 1 लाख की। 1 लाख की का मतलब होता है लगभग 500 550 रुपये। तो हम सुबह 3:30, अब रात भर सोए नहीं ढंग से। अमजद के अंदर एक कंफर्टेबल बात क्या है कि वो जहाँ उसको जगह मिलती है वो सो जाता है। वो दिन हो रात हो, बस स्टैंड का बेंच हो, वो कहीं भी सो जाता है। एक दृष्टिकोण से अच्छी बात है, पर मेरे को मैं बहुत कम सोता हूँ और मेरी नींद बहुत कच्ची रहती है, तो इसलिए मैं सो भी नहीं पाता। ये अच्छी बात नहीं है, पर जो है वो है। तो मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी, मतलब क्योंकि जब मान लो मैं सो रहा हूँ तो उसके घर से कोई फ़ोन आ गया तो मैं उठ गया। अब उठ गया तो अब दोबारा तो सोना नहीं आसानी से। या वो अभी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दिन में सो गया, चल मैं बड़ा खुश था कि मैं दिन में सो गया, मेरी नींद पूरी हो जाएगी। तभी वो बालकनी में से उसकी आवाज़ आ रही है, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कुछ बात चल रही होगी फ़ोन पे, तो तब मेरी आँख खुल गई। तो मेरे अंदर ये इरिटेशन थी कि यार ये मेरी नींद नहीं पूरी होने दे रहा है। मेरी नींद नहीं पूरी होगी तो मैं सही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। बहुत ये आपको मालूम, नींद बहुत खतरनाक चीज़ है। तो 3-4 दिन से सिलसिला चल रहा था। फाइनली मोटी बात ये कि हमने वो टिकट बुक करा दी। सुबह 7:30 बजे हमें पहुंचना था। हम 3:30 बजे जा करके 3:30 बजे हम निकले, लगभग 3:30 बजे हम पहुंच गए। हमने सोचा इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इमिग्रेशन में 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। बुद्धि ने काम ही नहीं किया कि ये जो सिटी है, मतलब ये जो कंट्री है बहुत छोटी है, और छोटी कंट्रियों में एयरपोर्ट रात को बंद हो जाते हैं, सुबह 5-6 बजे खुलते हैं, मिडनाइट फ्लाइट नहीं जाती। ये सब ध्यान नहीं आया, जबकि मैं ऐसा ऑलरेडी नेपाल वगैरह में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, श्रीलंका में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, पर कुछ काम नहीं आया। नींद हावी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। सीधा पहुँच गए मुँह उठा करके एयरपोर्ट, 33,000 रुपये की टिकट लेके, और डोमेस्टिक में खड़े रहे 5 बजे। पहले तो 2-3 घंटे हम एयरपोर्ट के बाहर बैठे रहे, एयरपोर्ट बंद था। फिर 5 बजे एयरपोर्ट खुला, हम अंदर गए। अंदर जाके हमारी फ़्लाइट नंबर नहीं मिल रहा है डिस्प्ले बोर्ड पे। उसके बाद में जब डिस्प्ले बोर्ड पे काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा आपकी फ़्लाइट तो डोमेस्टिक है, क्योंकि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है पक्से से चेंज हो रही थी। पक्से भी लाओस में ही एक सिटी है और 11 घंटे की दूरी पे है। तो पक्से पे तो उन्होंने कहा आपकी तो डोमेस्टिक मानी जाएगी, तो आप डोमेस्टिक वाले में जाओ। फिर साथ में था बिल्कुल डोमेस्टिक वाले में हम गए। वहाँ जा कर के हमने उनसे बोला, तो उन्होंने जब वो एयरलाइंस को बोर्डिंग पास देने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता ही नहीं है बाई फ्लाइट। लैंड बॉर्डर से मिल जाएगा स्टिकर वीज़ा, पर ई वीज़ा लेना पड़ेगा आपको, या फिर आपके पास अप्रूवल लेटर होना चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल का। अब फ्लाइट 6:05 या 10 मिनट हो चुके हैं, 7:30 की फ़्लाइट है, टिकट हमारे हाथ में है, पर वो हमें कह रहे कि आपको जब तक फ़्लाइट में नहीं हम बैठने दे सकते जब तक आपके पास या तो ई वीज़ा ना हो, या फिर आपके पास ये कोई अप्रूवल लेटर चाहिए हमें। उन्होंने लेटर भी दिखाया, आगे आप सब वो 5 मिनट के वीडियो में देख लेना। तो कुछ नहीं था, नहीं, और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, मेरा सिर घूम रहा था। नींद 4 दिन से नहीं पूरी हुई। फिर आप रात भर नहीं सोए होगे, भी सुबह एयरपोर्ट जाना है। तो मोटी बात ये कि मैंने उनको ये बोला आप हमें पक्से तक पहुंचा दो, पक्से तो डोमेस्टिक है। तो उन्होंने कहा ये टिकट नहीं कैंसिल होगी, आपको नई टिकट बाई करनी पड़ेगी, या ये टिकट एक्सटेंड कर लो अगले दिन पे। हमने कहा अगले दिन पे कर दो, तो वो भी नहीं हुई। मोटी बात ये कि वो पूरे के पूरे 33,600 या समथिंग जो भी थे, अब ये दिखना आप टिकट में, वो डूब गए हमारे। और हम वापस फिर 60,000 की दे करके होटल आए, उसी होटल, और उसी होटल में फिर हमने दिन बिताया। फिर नहा धो के फिर उसी टाइम मैंने ये फैसला किया, मैंने कहा अमजद अब तुझे जाना होगा, और मैं अपनी पॉजिटिविटी को बहुत मायने रखता हूँ, तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुझसे प्रॉब्लम नहीं है, तेरे थ्रू आने वाली आवाज़ें मुझ तक आ रही हैं, वो मैं नहीं आने देना चाहता। तो उसने इस बात को समझा, हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर उसने ये बात समझी, और फाइनली वो तैयार हो गया जाने के लिए। और फिर हमने फैसला किया कि उसी दिन फिर वो 33,000 समथिंग तो डूब गए हमारे पूरे। उसके बाद उसकी फ़्लाइट मैंने, जो मेरे साथ वाली फ़्लाइट थी वो कैंसिल करी, उसमें हमारे कुछ 6,000 रुपये डूब गए, मतलब 6,000 कट के मिले। 10,000 की टिकट थी, 4,000 आए, 6,000 डूब गए। फिर नई टिकट बुक करी उसकी अगले दिन की बैंकॉक से, तो वो 16,000 की टिकट आई। मतलब 10,000 की कैंसिल करके 16,000 की टिकट खरीदनी पड़ी हमें, सिर्फ कुछ नकारात्मक लोगों की वजह से। और ये शायद जो लोग विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं देते अपने जीवन में, चेतन अवचेतन मन के बारे में नहीं जानते हैं, तरंगों के बारे में नहीं जानते, उनको ये बकवास लगे अरे क्या दिक्कत थी, होटल चेंज कर लेते, कमरा चेंज कर लेते, बॉस को घूमने नहीं आया था, और
साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको मालूम है कि आपका 2 साल एक ही दूसरे देश में दोनों रह रहे हैं और एक दूसरे होटल में, तो पॉसिबल भी नहीं है। साइकोलॉजिकल आपको मालूम था। अब मुझे मालूम है कि हाँ वो इंडिया पहुंच चुका है, तो ये एक सेटिस्फेक्शन है। तो अब मैं वापस एनर्जेटिक हूँ, खुश हूँ। पर ये एक जो घटनाक्रम हुआ, अब मैं वापस नॉर्मल हो चुका हूँ, बैक टू पवेलियन। क्योंकि मैं एक विचार, हमारे दिमाग में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, जिसमें कि नेगेटिव विचार बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीपल करते हैं, जबकि पॉजिटिव विचार बहुत कम करते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारी बनावट नेगेटिव हुई होती है, इसलिए नेगेटिव में नेगेटिव जल्दी बढ़ता है। ठीक है, अभी मैं वापस पहले जैसा हूँ, एनर्जेटिक हूँ, पॉजिटिव हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहुँच चुका है इंडिया। और मतलब उसको, उसने सारी बात समझी। उसने कहा मेरे को तो 5-7 दिन नहीं तेरे साथ में रहने को मिल गया, 6-7 दिन वही बहुत है। और तो मैंने भी अब 2 कंट्री ड्रॉप कर दिए, वियतनाम और कंबोडिया। अब मैं वापस इस समय पतिया में हूँ और यहीं से मैं अपनी वही फ्लाइट पकड़ के चले जाऊँगा, जबकि मैं उसको एक्सटेंड कराने वाला था, पर फिर आ जाऊँगा 2-3 महीने में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कंबोडिया जाना था मेन, और चलो कोई नहीं, वो तो फिर होता रहेगा। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। मतलब बोल्ड डिसीजन इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने बचपन के दोस्त को बुला करके, वो यहाँ रहता है और आप उसको बोल रहे हो कि अब तू जा यहाँ से तेरे थ्रू। क्योंकि ये बहुत, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अगर हम इस घटना की बात करें तो मैंने दोस्ती, रिश्ते, लिहाज, ना कहना, इन सब चीज़ों को तवज्जो ना दे करके मैंने केवल अपने दिमाग को प्रोटेक्ट किया नेगेटिव चीज़ों से। ठीक है, मैं मेरे को कोई फ़ोन नहीं आते कई महीनों तक, क्योंकि मैंने कोई ऐसा है ही छोड़ा ही नहीं है कि कोई मुझे फ़ोन कर सके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम लोग नेगेटिव है, तो नेगेटिव थॉट है, उनकी बातें भी नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव लोगों की पहचान मैंने कई वीडियो में आपको बताई हुई है कि बट, लेकिन, परंतु, किंतु, अगर, मगर, ये सब उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ में वो सेफ रहते हैं, हर चीज़ में क्वेश्चन खड़े करते हैं। और तो उनकी ना बातें बड़ी अजीब सी होती है, आपको हिला देती है। मैंने क्या बोला कि जीवन में अगर आपको पॉजिटिव होना तो आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से बचना होगा। तो ये घटनाक्रम आपसे आप सीख सकते हो। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है अपने ऊपर कि मैंने अपने सकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक विचारों को बचा लिया बहुत जल्दी। नहीं तो वही होता कि डैमेज होता, पहले डैमेज होता बहुत ज़्यादा, फिर मैं डैमेज कंट्रोल करता। 30-35 हज़ार डूब गए, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैंने क्या बोला, पैसे का नुकसान सबसे आसान नुकसान होता है, उसकी टेंशन नहीं है। पैसा बहुत है, जलाने से ख़त्म होगा। दुनिया कमा रही है पैसा, और अक्लमंद आदमियों के लिए दुनिया पैसा कमाती है, वो खुद नहीं कमाते हैं। और वो पैसा कमाते नहीं, वो पैसा बनाते हैं। तो ये मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन में बताया हुआ कि पैसा कमाने और पैसा बनाने के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो मोटी बात ये कि आप बहुत बढ़िया लग रहा है। वो तो मैं वो वीडियो एडिट कर रहा था, मैं चाहता था कि वो वीडियो आप लोग देखो, पर वो वीडियो के आगे मुझे पूरी आपको सिचुएशन बतानी पड़ रही है। और वो जो अभी आगे आप 5 मिनट का वीडियो देखोगे, वो भी वॉइस ओवर मैंने दिया हुआ। उस समय तो मतलब बहुत थोड़े से पार्ट में ही मैंने बोला, क्योंकि बहुत गुस्सा था। और कमाल की बात है, जब गुस्सा था, गुस्से से ज़्यादा, और गुस्सा ना अमजद पर नहीं था, गुस्सा उन लोगों पर भी नहीं था जिनकी वजह से वो आवाज़ें मेरे तक आती। गुस्सा मेरा अपने आप पर था कि मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ, और फिर भी मैंने ये घटनाक्रम को क्यों बनने दिया, मतलब सिचुएशन ऐसी बनने क्यों दी। तो मेरा गुस्सा जो था वो अपने ऊपर था। और मैंने अमजद को बहुत पहले भी बोला था कि मैं जब कभी किसी नकारात्मक व्यक्ति से बात करता हूँ या नकारात्मक विचार मेरे अंदर आता है, मेरा कुछ ना कुछ फाइनेंशियल नुकसान भी हो जाता है। और आज उसने अपनी आंखों से देख लिया कि ये कह रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन बन गई है। ये जब तक मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, हम लोग मुंह उठा के आ गए हैं, मैं गुस्से में हूँ, तब तक मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग फ्लाइट में नहीं बैठ पाएंगे। और उसके बाद में हम फ्लाइट में नहीं बैठ पाए और हमारे 33-34 हज़ार रुपये डूब गए। तो लगभग ऐसे फाइनेंशियल तो नुकसान होता है, पर फाइनेंशियल से ज़्यादा वैचारिक नुकसान बहुत महत्व रखता है। हमें अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करना है। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च क्यों जाते हैं? अपने दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा लाने। अगर आप नकारात्मक आने ही ना दो तो बचेगा क्या? सोचो, मुझे क्यों नहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम वहाँ जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, वो मेरे अंदर हमेशा रहती है, मैं वैसा रहता हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट रखता हूँ। आप मंदिर में जाओगे, थोड़ी देर सकारात्मक रहोगे, वापस आओगे अपनी बैक टू पवेलियन, वापस अपने जब आओगे तो वहाँ पर वही नकारात्मक माहौल आपका इंतजार कर रहा होगा। फिर आपको अगले दिन जाना पड़ेगा, फिर आपको अगले दिन जाना पड़ेगा। थोड़ी देर खुश रह करके क्या कर लोगे? तो मुझे इसलिए मेडिटेशन या इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। और सोलो ट्रैवलिंग ही या अकेले बंद कमरे में रहना मेरा मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब वो नहीं होता कि आँख बंद करके सुबह 4 बजे उठ के बैठ गए, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है।
तो इंडिया में लोगों को कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का फ़र्क नहीं मालूम है, इसलिए भीड़ चल रही है, भेड़ चाल चल रही है और भीड़ भेड़ चाल के हिसाब से चल रही है। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए काम का हो सकता है। ओके, गुड बाय, थैंक यू। देख लेना आगे का 5 मिनट का वीडियो मन करे। तो अभी मैं लाओस से निकल रहा हूँ, हालांकि हमारी प्लानिंग नहीं है, पर एक ही दिन में निकलना पड़ रहा है हमें। ये मैं आगे किसी वीडियो में बताऊँगा क्यों एक दिन में निकला हूँ, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है लाओस को, पर निकल रहा हूँ अभी। तो दोस्तों इस समय रात के 3:30 बज रहे हैं और अब हम लाओस के कैपिटल वाइंतने के एयरपोर्ट में जा रहे हैं। और होटल के ही जो मैनेजर हैं उनको हमने 1 लाख कीप दिए हैं, तब वो हमें यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं 3:30 बजे। और यहाँ आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि एयरपोर्ट तो बिल्कुल बंद है, सील है, 5 बजे खुलेगा। और अब यहाँ बैठ के हम बाहर वेट करेंगे। हमने यहाँ से वियतनाम जाना है। वियतनाम का जो बड़ी सिटी है हो चिन मई, वहाँ की हमारी फ़्लाइट है सुबह 7:30 की। और इमरजेंसी में मतलब जल्दी में टिकट करवाई है हमने, लगभग 33-34 हज़ार की हम दोनों की टिकट हुई है। और हमें लगा था कि हमें 2-3 घंटे पहले पहुँचना, हम ज़्यादा पहले आ गए, सब बंद है। ठंड भी बहुत है और मच्छर भी बहुत काट रहे हैं, पर मेरे पास ओडोमस है तो वो हमने लगाई है, काम चला रहे हैं। और इस समय मेरी खोपड़ी का जो पारा है वो बहुत हाई है। और बस ये मुझे कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये इसकी हिम्मत है। तो दोस्तों इस समय मैं लाओस के वाइंतनी जो कैपिटल है उसके एयरपोर्ट के बाहर बैठा हूँ। और एयरपोर्ट 5 बजे खुलेगा और हम यहाँ पे 3:30 बजे आ गए हैं। और 3:30 बजे से मैं यहाँ एयरपोर्ट के बाहर बैठा हूँ। एयरपोर्ट पूरी तरह बंद है और ये खुलेगा 5 बजे, तो अभी 4:15 हो चुकी है। और ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था जब मैं काठमांडू में था, तो तब भी मैं रात को एयरपोर्ट पहुंचा था और वो एयरपोर्ट सुबह खुलना था, तो हम रात भर बंद एयरपोर्ट के अंदर ही रहे थे। सिक्योरिटी को बोल करके हमें उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप इस लॉन्च पे रात गुजार सकते हैं। ऐसी चेयर पे बैठे थे हम, जैसे अभी चेयर पे बैठा हूँ मैं। और स्पैरो है यहाँ पे, जो स्पैरो जो हमारा गोरैया जिसे बोलते हैं, गोरैया गोरैया। कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक हुई हैं जिनकी वजह से मेरी ये मतलब मुझे लाओस जल्दी छोड़ना पड़ रहा है। और उसका बहुत बड़ा रोल ये भी है कि मेरी सोलो ट्रैवलिंग डिस्टर्ब हुई है। तो मैं कुछ बेहतर प्लानिंग नहीं कर पाया, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब रही, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है। और इसीलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैं पिछले 4 दिन से मेरी नींद नहीं पूरी हुई। अगर वीडियोस की बात करें तो वो नहीं प्रॉपर डल पाए, तो कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं मेरे, मतलब मेरी मिस्टेक्स हैं जो मुझे लाओस को 1 दिन में छोड़ना पड़ रहा है। तो ये वो कंट्री जिसको मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, इसे मुझे बिना एक्सप्लोर किए जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत ये हो रही है कि डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर हमारी फ़्लाइट का नंबर नहीं आ रहा है। हमारी फ़्लाइट है 515 नंबर की, इस पे 815 आ रहा है। ये 7:35 का टाइम दिखा रही है, हमारी फ़्लाइट का टाइम 7:30 है। 515 नंबर फ़्लाइट डिस्प्ले में आ ही नहीं रहा है, उसके बाद की फ़्लाइट का आ रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नींद इतनी हावी है मेरे ऊपर। अब हम जा रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो इसके साथ में ही है, बिल्कुल साथ में ही है।
हमें जाना तो दूसरे देश है, पर वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इसलिए डोमेस्टिक में जाना पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट चेंज होगी वो लाओस में जो पक्से नाम का सिटी है वहाँ से चेंज होगी, तो वो डोमेस्टिक में ही जाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर आकर के हमें दिक्कत हुई हो रही है कि हमें फ़्लाइट पे बैठने नहीं दे रहे हैं। ये एयरलाइंस वाले कह रहे हैं कि वियतनाम जाने के लिए आपको ये वाला लेटर लेके आना पड़ेगा, तभी हम आपको फ़्लाइट में बैठने देंगे। व्हाट ए इडियोटिक सिचुएशन राइट नाउ। आधे घंटे में फ़्लाइट है, मैं कहाँ से ये लेटर का अरेंज करूँ, कहाँ से मैं ई वीज़ा का अप्रूवल लेके आऊँ। और वीज़ा ऑन अराइवल है, कह रहे पहले ये लेटर का अप्रूवल लेगा तभी आपको हम फ़्लाइट में बैठने देंगे। और अब टाइम सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट बचे हैं।